नमस्कार। खबर फास्ट पर उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। यूपी चुनावों से पहले सियासत के दंगल में जिन्ना, अंबेडकर, सरदार पटेल, नेहरू, भगवान राम, बाबा विश्वनाथ और मथुरा मुद्दे ने इस चुनावी अखाड़े को सियासत की महाभारत बना दिया है। यहां तक कि यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी तो अपने नेतृत्व को पांडव और विपक्ष को कौरव तक करार दे चुके हैं। खैर, सियासत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यानी कि उत्तर प्रदेश में हर पार्टी अपने अपने तरीकों, अपने अपने समीकरणों की बिसात बिछाने में जुट गई है। हिंदुत्व का झंडा लेकर चुनावी मैराथन में दौड़ रही बीजेपी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने से लेकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भरण पोषण भत्ता उन्हें देने की शुरुआत कर दी। वहीं बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने जातिगत समीकरणों पर बनाए गठबंधन के किले को और मजबूत करने की दिशा में ब्राह्मणों को भी अपने साथ करने की जुगत में लग गए हैं और गठबंधन के किले को ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बिसात पर करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। यूपी चुनाव से जुड़े हर पहलू पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। तो आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन को मजबूत करके कहीं ना कहीं अब ब्राह्मणों को भी रिझाने की कोशिश में जुट गए हैं, वहीं बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को और मजबूती के साथ इन चुनाव मैदान में दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान परशुराम का फरसा हाथ में लिए भी अखिलेश यादव दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर अखिलेश यादव की है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी बिसात है उसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण कर दिया जाए। हालांकि इसका कितना फायदा उन्हें मिलेगा ये आने वाले चुनावों में तय होगा। वहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए और संजीव कपासिया हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए, जो इस डिबेट को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। संजीव, आप इस डिबेट को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन एक सवाल यही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तमाम फैक्टर्स या यूं कहे तमाम मुद्दों का बोलबाला दिखाई दिया, अब ऐसा लग रहा है, देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से परशुराम भगवान को याद किया, मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान परशुराम का फरसा हाथ में लिए जो दिखाई दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ठाकुर बनाम ब्राह्मण ये एक बिसात अखिलेश यादव बिछाते दिख रहे हैं। इसका कितना असर होगा? क्या समीकरण ये फायदा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को दिला पाएगा? बिल्कुल भविष्य निश्चित रूप से देखिए 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में सियासत की बिसात पर गोटियां बिछने लगी हैं। अखिलेश यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, वो 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जहां परशुराम के मंदिर के बहाने ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े आयोजन कर रही है। सबसे पहला सवाल तो हम अभिषेक वाजपेयी जी से लेंगे। अभिषेक जी, आज अमेठी में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कानून बनाकर ये हिंदुओं को कमजोर और गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं जब सत्ता में होते हैं। और आज जब चुनाव है तब अखिलेश यादव हो या विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता हिंदू बनने की होड़ लग गई है। क्या कहना है आपका? संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभिषेक जी, हम ये कह रहे हैं कि अमेठी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में होती है समाजवादी पार्टी या विरोधी दल, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ कानून बनाकर हिंदुओं को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। और आज जब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव और दूसरे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू बनने की होड़ लग गई है, हिंदू बताने की होड़ लग गई है खुद को। देखिए संजीव जी, हमें किसी भी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट किसी से भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए होगा किसी भी प्रकार का। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक चुकी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा से मुद्दों की बात करते रहे, मुद्दों की बात करते रहे।
और उसमें सभी वर्गों को सम्मिलित भी करेंगे। आपको याद दिला दूं कि अगर हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कह लें तो मेरे पास एक नहीं कई सारी पेपर कटिंग है जिसमें से छेड़खानी से लेकर के बाकायदा अपहरण तक की घटनाएं दर्ज है। और भ्रष्टाचार पे कह ले तो कैसे फर्जी बिलों के माध्यम से कैसे सड़क पास हो रही है और कैसे कैसे बन रही है या किसी से छुपा नहीं हुआ है। और अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर हम बात कर लें तो कैसे जन औषधि से लेकर के डॉक्टर बाहर से खेल खेल रहे हैं या किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए हम मुद्दों लेकिन अभिषेक जी मुझे लगता है अभिषेक मुझे लगता है कि आपको एक बात का जवाब जरूर देना चाहिए। क्या ये वो समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी? क्या ये वो समाजवादी पार्टी है जो अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर बनाने की बात कर रही है? ये कौन सी समाजवादी पार्टी है जो भगवान परशुराम का मंदिर बनाकर राजनीति कर रही है, ब्राह्मणों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ही भगवान परशुराम जी की मूर्ति के लिए उन्होंने बोला हुआ था, वादा किया हो, तो उन्होंने चुनाव से पहले ही इस चीज को वादे को पूरा कर दिया। हम सभी ब्राह्मण वर्ग के लोगों को बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पहले ही इस चीज को फुलफिल कर दिया। और हम देखिए चाहे कोई भी पार्टी हो, हर किसी पार्टी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हम आदेशों का जो उनके जजमेंट आया उनका सम्मान करते हैं और हम सम्मान करते रहेंगे। या जजमेंट जो आया हम सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया, बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किया। राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर की आड़ में जो लोग अपने सत्ता की रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जो भ्रष्ट हो चुके हैं, पहले से ही थे और भ्रष्ट हो चुके हैं। आप देखिए इसी तरीके से मैं एक छोटी रोटियां तो आप भी परशुराम के बहाने सेक रहे हैं मित्र। सुन लीजिए, कोई बात नहीं, हम राघवेंद्र जी के पास चलते हैं। एक आखिरी बात आपके पास लौटेंगे। उसी में एक कड़ी में जोड़ दूं कि हरियाणा के सीएम का आज वीडियो भी आपने देखा होगा कि कैसे जब वो किसानों के मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए तो कैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या मेरे लिए मर गए थे। ये कितना शर्मसार करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के ये वक्तव्य। एक जिम्मेदार गवर्नर ये बात बोल रहा है कि किसानों की बातों को लेकर के जाए और प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा अगर ये बात बोले तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता ठीक। आपकी बात का जवाब राघवेंद्र जी से लेते हैं। राघवेंद्र जी, ठीक है, अभिषेक जी आपके पास लौटेंगे। राघवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की जो मूर्ति लगाकर ब्राह्मणों को अपनी ओर लामबंद करने की कोशिश कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी की यह स्ट्रेटजी पुरानी है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवाद को बढ़ावा देने के आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही है। क्या ये जो खाई है बढ़ाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की? और दूसरा सवाल ये, कितना लाभ मिलेगा इनको? देखिए, ये कैसे राजनीति कर रहे हैं, ये हंसी का पात्र बन रहे हैं। इनकी गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश से देखिए, किस तरीके से राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, किस तरीके से इन लोगों ने अयोध्या में 24 कोसी परिक्रमा पर रोक लगवाई थी, किस तरीके से जो शिव भक्त अपनी कांवड़ यात्रा जाकर उत्तर प्रदेश में निकालते थे उन पर रोक लगाते थे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब बड़े बड़े मंदिरों में लोगों ने जो लाउड स्पीकर उतरवाए थे। इसलिए जो छद्म हिंदूवाद की बात ये अचानक करने लगे, इससे ये हंसी का पात्र बन रहे हैं। इनका कोई ऐसी कोई रणनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वर्ग है या देश का ब्राह्मण वर्ग है या कोई वर्ग है, इतना बेवकूफ नहीं होता है। किसी समय समाचार पत्रों में अखबार छपता था, सूचना छपती थी, न्यूज छपती थी, खत्म हो जाती थी। आज की तारीख में समाचार हमेशा जिंदा रहता है और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि इनको समाचार इनके सामने लगातार रखते रहे। मुझे याद है मथुरा में जवाहर बाग हत्याकांड हुआ जिसमें एक एसपी और एक थानेदार सहित 24 लोगों की हत्याएं हो गई थी। उसका जिम्मेदार कौन था? रामवृक्ष यादव अभी तक गायब है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है अपराधियों को ये लोग संरक्षण देखते हैं। इसी प्रकार से जो आपने मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था उसमें लगभग 75 लोगों की हत्याएं हो गई थी, 5000 लोग बेघर हुए, तो उसका कौन जिम्मेदार था? ये लोग बेहयाई से अपने इटावा में सैफई में जन्मदिन मना रहे थे और उसका कोई राघवेंद्र जी आप अपनी सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गा रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर 2022 का
विधानसभा चुनाव नहीं होने जा रहा है, इसकी पूरी लीडरशिप केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहने वाली है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आखिरकार जब योगी सरकार ने पूरे 5 साल अच्छा काम किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम किया है, तो क्यों ना योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे होना चाहिए था? क्यों जरूरत पड़ी शीर्ष नेतृत्व को पूरी चीजें अपने हाथ में लेने की? संजीव जी, हमें बहुत गर्व है भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व है, तो चाहे शीर्ष नेतृत्व, चाहे जिला स्तर का नेतृत्व या आपके प्रदेश स्तर का नेतृत्व, हमारे पास नेता तो है। समाजवादी के पास गुलजमा एक नेता है, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में 1 या 1.5 नेता है, इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में 1 नेता है। हमारे पास मैं बहुत जिम्मेदारी देना चाहता हूं, जिले से लेकर के हमारे राष्ट्रीय स्तर तक ऐसे नेताओं की, ईमानदार नेताओं की सूची है जो हर जगह अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व अपना पक्ष रखेंगे। केंद्रीय योजनाओं में जिसको डबल इंजन की सरकार है भाई, हमारी केंद्रीय योजनाओं में 44 जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, हमारे साथ भविष्य जी। कैसे ये लोग आदमी बोलना नहीं देते हैं? केंद्रीय 44 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सफल रहा है। 2017 से पहले क्या गति थी? एक भी केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश सफल नहीं था। आज की तारीख में 44 केंद्रीय योजनाओं में देश में उत्तर प्रदेश सफल है और सेल में सेकंड नंबर। लेकिन ये तो कहते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी है। ठीक है, राघवेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। राघवेंद्र जी ठीक है, हमारे साथ जी विजय उपाध्याय भी संजीव हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब एक इंजन फेल हो जाता है तब दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब अभिषेक आपके पास लौटेंगे। अभिषेक जी आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे साथ विजय उपाध्याय जी। ठीक है अभिषेक जी लौट रहे हैं आपके पास। देखिए ठीक है, एक-एक करके आएंगे आपके पास भी। इस तरह से एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी सर। भाई विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी के पास चलते हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। बातें करते हैं आप लोग। विजय जी क्या आपको लगता है, विजय जी क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को धार देनी पड़ रही है? और क्या समाजवादी पार्टी का जो जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाकर 68 फीट ऊंची मूर्ति, 68 फीट ऊंचा फरसा, यानी पूरी तरीके से संदेश देने की कोशिश कि ब्राह्मणों की जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी में किस तरीके की होने वाली है? क्या लगता है सियासी नफा नुकसान आपको, विजय जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि पॉलिटिक्स जो है ये अल्पसंख्यक वोटों से आगे बढ़कर बहुसंख्यक वोटों के लिए हो रही है। 2017-14 से जिस तरह से बहुसंख्यकों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी लगातार कामयाबी हासिल करती जा रही है, 3 चुनाव जीत चुकी है। अमित शाह कहते हैं हमें चौका लगाना है। दरअसल हम लोग इसके पहले हमेशा ये मानते थे कि यूपी के चुनाव की जो मास्टर चाबी है वो अल्पसंख्यक वोटों के पास है, लेकिन 2014 से वो नैरेटिव बदल गया, उलट गया है। अब बहुसंख्यकों के हाथ में सत्ता की चाबी आ गई है। तो इस लिहाज से सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आप देखिए कि हिंदू प्रतीकों का खुलकर उपयोग, और जब भी कहीं यात्रा राहुल जी चुनाव के समय करते हैं, प्रियंका जी तो मंदिरों में जाते हैं, मजारों पे भी जाते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी तो पूरी तरीके से 2012 से बदल चुकी है। जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की हुआ करती थी, उनके जमाने के जो सिद्धांत और जो नीतियां हुआ करती थी, उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन 2012 में आ गया। और 12 के बाद अखिलेश यादव लगातार उसे और ज्यादा बदल रहे हैं और ज्यादा लचीला बनाकर समाजवाद को एक नए कलेवर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये जो अब मौजूदा जंग है राजनीति की, इसमें कहीं भी जो संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो प्रतीक इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अखिलेश बांके बिहारी मंदिर भी जाते हैं, चित्रकूट मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं, कामदगिरी का पिछले दिनों उन्होंने दर्शन भी किया। तो जो चीजें हैं, अब उसमें जो बुनियादी बात आ गई है कि प्रतीक और धर्म की जो चीजें हैं जिससे जनता आकर्षित होती है, उन चीजों को तो समान रूप से दोनों दल शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो नीतियां हैं, जो सिस्टम है, सपा के साथ अल्पसंख्यक वोटों का जो जुड़ाव है, उस पे अखिलेश का ध्यान जरूर है। बहुसंख्यक वोटों के साथ वो चाहते हैं कि वोट इस तरीके से ना इकट्ठा हो भाजपा के पक्ष में,
सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू विरोधी होने का उन पे आरोप लग जाए। तो ये जो राजनीति है, तो ये आपको क्या निश्चित लगता तौर है पे विजय जी आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव अपनी पुरानी छवि को बदलने में कामयाब होंगे? क्या आपको लगता है कि बहुसंख्यक जो वोटर बैंक उत्तर प्रदेश में है, जिसके सहारे 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है, उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे अखिलेश? क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। एक, लोकसभा के 3 बाई इलेक्शन जो 2017 के बाद हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और इसके बाद अभी पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव। बीजेपी की जो इतनी बड़ी फोर्स यहाँ आके डटी हुई है, योगी जी जैसा चेहरा होने के बावजूद, योगी जी जिन्हें एक चमत्कारी हिंदुत्व नेता माना जा रहा है, इसके बावजूद आप देखिए कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एक लंबी फौज प्रभारियों की खड़ी की है। इसके बाद जो बूथ अध्यक्षों की मीटिंग के लिए राजनाथ जी, अमित शाह और जेपी नड्डा इन्वॉल्व हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने आके उत्तर प्रदेश की धरती पे समाजवादी पार्टी पे हमले शुरू किए और समाजवादी पार्टी को अपना एनिमी, पॉलिटिकल एनिमी नंबर 1 चुन लिया उत्तर प्रदेश में आके। तो ये इतनी बड़ी फौज एक तरफ है, इतने बड़े बड़े नेता एक तरफ हैं, इतने बड़े एक्सपीरियंस हैं, इतना ज्यादा इनके पास अनुभव है राजनीति का। दूसरी तरफ अगर देखें तो अखिलेश का राजनीतिक जीवन 2002 से शुरू होकर और 2022 कुल 20 साल का इनका अनुभव है, और इतने दिनों तक करीब तो योगी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो ये जो एक तरफ अखिलेश और उनकी जिसमें वरिष्ठ नेताओं का इतना अभाव है कि स्टार कैंपेनर जब बनाना होगा तो बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि सहयोगी दल को उनको बड़े संख्या में लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ भाजपा की पूरी लेकिन विजय जी एक और छोटा सा सवाल, एडिशनल सवाल ये है कि हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पर भी स्थिति लगभग सेम थी, और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग तेज की थी, अकेले तेजस्वी यादव ने मुकाबला बराबरी पर ला दिया था। तो क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव इस तरीके का कारनामा दोहरा पाए? इस बात के पूरे संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, जो इनकी ताकत हुआ करते हैं, उनमें भारी पैमाने पे नाराजगी है। तमाम सुविधाएं और सहूलियतें और नगद और भोजन की अनाज देने के बावजूद पब्लिक की भीड़ जो है अपोजिशन के साथ इकट्ठा हो रही है। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि सरकार में कहीं कोई एक चीज, यानी पूरा खाना बना है, नमक की कमी है। तो जो नमक की कमी है उससे स्वाद नहीं आ पा रहा है। राघवेंद्र जी कितना भी कहेंगे कि भाजपा बहुत मजबूती से लड़ रही है, लेकिन राघवेंद्र जी को भी पता है कि जो कार्यकर्ता है उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पूरे कार्यकाल के दरमियान हम लोग भी पत्रकार के नाते इस बात को महसूस करते रहे, और ये भी महसूस करते रहे कि बीजेपी का कार्यकर्ता स्वयं अपनी सरकार के हार जाने की बारे में ज्यादा कामना करता है कि इससे बेहतर है कि हम अपोजिशन में हम अपना काम करा लें। विजय जी आपके पास लौटेंगे राघवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि बात अब अल्पसंख्यकों से आगे बढ़ गई है? अब बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। जो 80% वोटर बैंक है उत्तर प्रदेश में, हिंदू बहुसंख्यक, अखिलेश यादव उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे परेशान है भारतीय जनता पार्टी? भाई आपको क्या दिक्कत? आप तो खुद मंदिरों का निर्माण करते हैं, आप तो मंदिर निर्माण के समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो परशुराम की मूर्ति यदि लगवाते हैं अखिलेश यादव, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई? आवाज नहीं आ रही है। राघवेंद्र जी, हमारा कहना यह है, हमारा सवाल यह है कि अब बात अल्पसंख्यकों से आगे बढ़ गई है। अब बात जो हिंदुत्व बड़ा वोटर बैंक है 80% उत्तर प्रदेश में, उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और आप मंदिर निर्माण के स्वयं हितकारी हैं, हितैषी हैं, और अखिलेश यादव यदि भगवान परशुराम का मंदिर बनाते हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है भाई? आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, लगता है संजीव फोन राघवेंद्र जी का कट गया है, उनके पास वापस लौटेंगे। फिर से एक बार राघवेंद्र जी का फोन जुड़ गया। संजीव बताएं, पूछे प्रश्न। राघवेंद्र जी सवाल यह है कि अखिलेश यादव यदि भगवान परशुराम का मूर्ति बनवा रहे हैं, मंदिरों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द किस बात को लेकर हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। बात अब मुसलमानों से आगे बढ़कर हिंदुओं के वोट में बंटवारे की हो गई है। अब वो ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं।
ब्राह्मण ऐसे आकर्षित हो जाते हैं क्या? क्षत्रिय ऐसे आकर्षित हो जाते हैं क्या? भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार मंदिरों में जीर्णोद्धार का काम करा रही है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, चित्रकूट है, नैमिषारण्य है, हम लोग खुल के काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये कह रहे हैं इनकी सरकार बनेगी, मथुरा का विकास कराएंगे, मथुरा मंदिर का, या अयोध्या में मंदिर निर्माण का क्रम कराएंगे, काशी में। इन लोगों ने अपनी सरकार में किया क्या है? ब्राह्मण वर्ग क्या ऐसे खुश हो जाता है परशुराम की मूर्ति बना देने से? इन लोगों ने, मुझे याद है नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल महामंत्री था, जब समाजवादी पार्टी लेकिन आपकी पार्टी, लेकिन राघवेंद्र जी सवाल तो लिया करिए भाई। लेकिन आपकी पार्टी जो अखिलेश यादव को नौसिखिया मानती थी, आपकी पार्टी जो अखिलेश यादव को नौसिखिया मानती थी राजनीति में, वो पटकनी देने को तैयार है, मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं आपके सामने। नहीं, ये आपकी राय है। हमारे लिए देखिए विभिन्न सर्वे आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार 1-2% मत बढ़ा रही है। बड़े जिम्मेदार सर्वे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से अपने विकास और सुशासन के एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय कितनी अराजकता थी, भली प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। बड़े बड़े अपराधी हेलीकॉप्टर में घूमा, मेरी बात तो हो जाने दिया करिए। भविष्य कुछ कह रहे हैं, भविष्य कुछ कह रहे हैं। ठीक है संजीव, क्योंकि डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, राघवेंद्र जी की बात खत्म हो, उसके बाद हम इस डिबेट को वाइंड अप करेंगे। जी राघवेंद्र, पूरी कीजिए अपनी बात। बड़े बड़े अपराधी जो अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, आज वो सब जेलों की शिक्षों के पीछे है। भविष्य, मुझे लगता है कि एक क्विक कमेंट अभिषेक वाजपेयी से भी ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संजीव। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा राघवेंद्र जी। मैं अभिषेक वाजपेयी से एक आखिरी सवाल, 30 सेकंड आपके पास है राघवेंद्र, माफ कीजिएगा अभिषेक, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए ठीक है अभिषेक, सवाल सुन लीजिए। एक सवाल ये, हर मंच पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ लोगों की तरफ इशारा भी वो करते हैं और मुख्यमंत्री को चुनौती पेश करते हैं कि वो सूची जारी कर दे माफियाओं की, लेकिन उनका नाम लेने से बचते हैं। अरे देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या सूची जारी करेंगे? जो खुद अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटवा रहे हैं वो, नहीं ठीक है, अखिलेश यादव क्यों नाम नहीं लेते उन लोगों का? उनके ऊपर कार्रवाई ना कर पाए जी, तो आगे की क्या बात, इनसे कैसी बात कर सकते हैं? इन्हीं के मंत्री के यहाँ पे इनकी बहू बेटी सर विजय मिश्रा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन पर तो कार्रवाई हुई ना। जिन लोगों की तरफ अखिलेश यादव इशारा करते हैं उनका नाम क्यों नहीं लेते, इतना बता दीजिए। अरे बताया तो मैंने, तो बोल रहा हूँ ना कि ये तो अपनी बहुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसके लिए तो आगे कौन सी बात करेंगे आप? जी चलिए, तो ठीक है, कहीं ना कहीं लब्बो लुभाव यही निकलता है संजीव की, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण एक वोट बैंक है उसको रिझाने की कोशिश जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 से 10% जो है भागीदारी जरूर है, लेकिन जो एक प्रभाव रहता है बाकी वर्गों पर भी वो भी काफी ज्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां उस वर्ग को नाराज करने से बचती दिखाई दे रही है, और अपीजमेंट की राजनीति भी तेज उत्तर प्रदेश में हो गई है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कपासी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय उपाध्याय आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं, लेकिन अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे जो हैं, चुनावी हथकंडे और तेज हो गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए यह माना जा रहा है कि क्यों ज्यादा प्रचार में बहुजन समाजवादी पार्टी उतरती नहीं दिख रही है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ इस मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2%